नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं एसआई के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। और ये जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो इस साल से जुड़े हुए हैं और 2022 से और अभी तक के जनवरी 2022 से लेकर के सितंबर और अक्टूबर तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी आगामी एसआई की परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है या सबसे पहला जो जानकारी है आपके पास वो ये है कि रेल वायर साथी कियोस्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना है जो इस साल से जुड़ी हुई है। क्या नाम है उसका? रेल वायर साथी कियोस्क। तो ये जो भारतीय रेलवे है उससे जुड़ा एक घटनाक्रम है जिसका नाम है रेल वायर साथी कियोस्क। तो है क्या ये रेल वायर साथी कियोस्क? तो इस कियोस्क के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर ही ट्रेन, बस और हवाई टिकट तथा आधार, पैन, टैक्स, वोटर कार्ड, बीमा, मोबाइल रिचार्ज इत्यादि की सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस कियोस्क की स्थापना किसने की है? तो ये आपको पता होना चाहिए, रेलटेल के द्वारा की गई है। और रेलटेल है क्या? तो भारत सरकार का एक मिनी रत्न का उद्यम है। तो ये सब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि रेल वायर साथी कियोस्क जो परियोजना है या योजना है किसने शुरू किया है? तो उसको शुरू करने वाले संस्था है रेलटेल। और ये रेलटेल क्या है? तो रेलटेल भारत सरकार का एक मिनी रत्न प्राप्त उद्योग है। तो ये सब आपको ध्यान ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे कि जो कियोस्क का अर्थ क्या होता है। कई लोगों के मन में होता है कियोस्क का अर्थ क्या होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रेल वायर साथी कियोस्क ये रेलटेल के द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है जो कि रेलवे में आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पर देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो अगली स्लाइड में एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटना है और वो है किससे संबंधित? डॉक्टर एस सोमनाथ से संबंधित। कौन है ये डॉक्टर एस सोमनाथ? इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके? तो इसरो के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? एस सोमनाथ। तो इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, एस सोमनाथ का। उन्हें क्या बनाया गया है? भारत में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उसका नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है और ये इस वर्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सोमनाथ जी के बारे में और जान लीजिए कि सोमनाथ जो है वो अंतरिक्ष प्रक्षेपण या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान कौन सा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग पीएसएलवी कहते हैं, उसके प्रारंभिक चरणों के निर्माण कार्य में संलग्न रहे हैं। इसके अलावा वो जीएसएलवी MK3 ये जो भी एक और प्रक्षेपण यान है उसके प्रक्षेपण और उसके कार्य से भी जुड़े रहे हैं। और इसके अलावा चंद्रयान 2 जो मिशन है उससे भी इनका एक महत्वपूर्ण लगाव या जुड़ाव रहा है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास कुछ और तथ्यों की भी जानकारी दी गई है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है ये मुख्यालय? बेंगलुरु में। इसके बाद अगली स्लाइड में देख लेते हैं कौन सी घटना है। तो अगली स्लाइड में नाम दिया गया है आयशा मलिक का। कौन है ये आयशा मलिक? ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने वाली, क्या होने वाली? नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये घटना भी कि नाम पूछा जा सकता है आयशा मलिक का कि कौन है आयशा मलिक। तो आयशा मलिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ये आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर ये बाकी अन्य घटनाक्रम के इनका कार्यकाल जून 2031 तक होगा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि भारत में जो महिलाओं से जुड़ा हुआ, जो महिला जजों से जुड़ा हुआ जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में जस्टिस फातिमा बीबी, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। क्या नाम है? जस्टिस फातिमा बीबी भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन? फातिमा बीवी जो हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें ये जानकारी भी आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 महिलाएं न्यायाधीश के पद पर पहुंच चुकी हैं। और वहीं पर एक और दूसरा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भारतीय हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट की कौन रही है भारत में? वो है, उनका नाम लीला सेठ। और किस हाई कोर्ट की? तो ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और वो इस करंट अफेयर्स के साथ आपको उसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगला स्लाइड जो है वो है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है, कहाँ पर है, उससे जुड़ा हुआ ये बात पूरा देख लेते हैं हम लोग कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। तो 11वीं सदी के एक महान संत, कौन?
और समाज सुधारक, उनका नाम है श्री रामानुजाचार्य। तो जो ये स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी नामक ये संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है, ये किससे से जुड़ी हुई है? तो 11वीं सदी के, कौन सी सदी के? 11वीं सदी के एक महान संत जिनका नाम है रामानुजाचार्य, तो उनके ही एक मूर्ति का निर्माण किया गया है और उस मूर्ति का नाम है क्या? स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। अब ये मूर्ति जो है, ये जो कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद के शमशाबाद में। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी है, इसका निर्माण जो हमारा भारत का एक राज्य है तेलंगाना, वहाँ का जो हैदराबाद शहर है उसके पड़ोस में आपको दिखाई देगा एक शमशाबाद नामक स्थान, वहाँ पर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और इसकी कुल ऊंचाई जो है 216 फीट है। कितनी फीट? तो 216 फुट की ऊंची एक प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो है वो किस प्रसिद्ध संत की स्टेच्यू है, मूर्ति है। तो वो कौन है? संत रामानुजाचार्य। किस सदी के संत हैं? तो 11वीं सदी के। कहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई है? तो ये मूर्ति बनाई गई है आपके हैदराबाद में, जो शमशाबाद नामक स्थान है वहाँ पर। और ये किस राज्य में आता है? तो तेलंगाना में। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। और इस मूर्ति का जो अनावरण है, मतलब इसको देश को समर्पित किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जब यहाँ पर हम स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामानुजाचार्य कहाँ से संबंधित थे। तो रामानुजाचार्य का जन्म वर्तमान तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले के जो एक जगह है श्री पेरम्बदूर, वहां पर हुआ था। तो तमिलनाडु राज्य का जो श्री पेरम्बदूर नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। किनका? श्री रामानुजाचार्य का। तो ये सारी बातें आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है कि रामानुजाचार्य भारतीय दर्शन पद्धति के विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये करंट अफेयर का एक प्रश्न बन सकता है आपके लिए। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण उसमें फैक्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो हैं कौन? बिरजू महाराज। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय नृत्य परंपरा के एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य करता रहे हैं। कौन से घराने से जुड़े रहे हैं, कौन से नृत्य से इनका संबंध रहा है, वो आपको जरूर याद रखना चाहिए। उससे जुड़ा प्रश्न आ सकता है करंट अफेयर पर। तो इनका संबंध कथक नृत्य से रहा है। कौन से नृत्य से? तो बिरजू महाराज कथक जो नृत्य है उसके एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य करता रहे हैं। कथक जो नृत्य है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किया जाता है। तो कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के, तो इनके घराने का नाम भी अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है। लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज, जिनका वास्तविक नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, हो सकता है पूछ लिया जाए कि उनका वास्तविक नाम क्या था। तो ब्रिज मोहन मिश्र का हाल ही में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ और इन्होंने कथक को लोकप्रिय बनाने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था का भी गठन किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही कि बिरजू महाराज के कौन थे? तो वे नृत्य करता थे। किस नृत्य से संबंध था? तो नृत्य का संबंध है उनका कथक से, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से घराने से? तो घराना आपको नाम याद रखना चाहिए। और करंट अफेयर में एक और महत्वपूर्ण बात कि उनका वास्तविक नाम क्या था, तो वो वास्तविक नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ छोटे मोटे फैक्ट की जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत, तो छत्तीसगढ़ आप क्योंकि छत्तीसगढ़ एसआई दे रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के दरबारी नर्तक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो प्रश्न हो सकता है आ जाए आपको कि प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज जो कि कथक से जुड़े हैं, उनका छत्तीसगढ़ के किस रियासत से संबंध रहा है या वहां पर वो नर्तक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। तो वो रियासत कौन सी है? आपकी रायगढ़ रियासत। इसके बाद और इनके बारे में जानकारी देख लीजिए जो महत्वपूर्ण हो सकती है कि ये पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद की उपाधि से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये सारे सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं अपने जीवन काल के दौरान। तो आप क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये सब बातें पता होना चाहिए कि कौन से विश्वविद्यालय से उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिल चुकी है। तो वो आपके छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ का जो विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ से इनको संगीत और नृत्य के क्षेत्र में मानद की उपाधि, मतलब डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड है जो वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के ऊपर। और ये वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आपका मनाया जाता है हर वर्ष 2 फरवरी 2022 को। तो ये बात हम 2022 की कर रहे हैं इसलिए हर साल ये मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। तो डेट आपको जरूर याद रखना है कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होती है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो झील और तालाब इस तरह के स्थल होते हैं उनके आसपास की जो नम भूमि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो इससे जुड़ा हुआ ये दिवस है। और यहाँ पर आपको ये
बताया ही मैंने कि कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। इस तरह की बातें आपको याद रखना है। और ये जो वेटलैंड होते हैं ये पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए ईरान के शहर रामसर में एक संधि की गई है, और इसके चलते ही अलग अलग देशों में जो इस तरह के वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि होती है, उनको रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जाता है। और आपको ये प्रश्न भी आ सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने ऐसे शहर हैं, कितने ऐसे साइट्स हैं, स्थल हैं जिनको रामसर साइट्स में इंक्लूड कर लिया गया। तो इनमें लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और वर्तमान में आपको लगभग 75 के आसपास रामसर साइट्स आपको भारत में दिखाई देने वाले हैं। कहाँ पर? भारत में। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो रामसर है कहाँ पर? तो ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक समझौता हुआ है, और ये आपको जरूर याद रखना है। अब और साथ में ये भी याद रखें कि कितनी साइट्स हैं अभी वेटलैंड की, तो लगभग 75 साइट्स हैं। कहाँ पर? इंडिया में वेटलैंड की। तो ये सब महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। तो हमारी अगली स्लाइड है क्या? पद्म पुरस्कार 2022 से संबंधित। तो पद्म पुरस्कार 2022 जो हैं, आपको उनके बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं कि पद्म पुरस्कार 2022 किन किन लोगों को दिए गए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कार हैं क्या। तो पद्म पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सबसे बड़े नागरिक सम्मान है, और हमारे देश में आपको पता होना चाहिए कि नागरिकों को दिए जाने वाले 4 प्रमुख सम्मान हैं, जिनमें सबसे ऊपर है आपका भारत रत्न, उसके नीचे है आपका पद्म विभूषण, फिर उससे नीचे है पद्म भूषण, और फिर है क्या? पद्मश्री। तो ये चारों का क्रम है, आपको इसी क्रम को याद रखना होगा। इस वर्ष किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर वही लिस्ट दी हुई है कि किन किन लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिला है। तो इस साल अगर हम बात करें कि कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, तो कुल आपको दिखाई देगा 4 लोगों को दिया गया क्या? पद्म विभूषण, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल है नाम पूर्व सीडीएस विपिन रावत जी का, और ख्याल गायकी के प्रसिद्ध किराना घराना, कौन सा घराना? किराना घराना की गायिका प्रभा अत्रे। तो ये 2 प्रमुख नाम हैं जिन्हें इस वर्ष का क्या दिया गया? पद्म विभूषण। वहीं अगर हम बात करें दूसरे एक और पद्म पुरस्कार की, जो होता है कौन सा? पद्म भूषण, वो इस वर्ष दिया गया कुल 17 लोगों को। तो पद्म भूषण कितने लोगों को मिला इस साल? तो 17 लोग। और इनमें से कुछ प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? तो इसमें से एक प्रमुख नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद, उनका नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा अमेरिकी नागरिक कौन? सत्या नाडेला या सत्यनारायण नाडेला, जो कि सीईओ हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। वहीं पर एक और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति कौन? सुंदर राजन पिचाई, जिनको आप जानते ही होंगे कि कौन है वो, गूगल के सीईओ। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके चेयरमैन कौन? साइरस पूनावाला। इसके अतिरिक्त आपको अन्य बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो कुल 17 ऐसे लोग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जो लोग हैं मैंने आपको यहाँ पर उनका लिस्ट दे दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस तीसरे नंबर के पद्म पुरस्कार कौन से? पद्मश्री। तो वो इस साल कुल 107 लोगों को दिए गए हैं। उन 107 लोगों में जो सबसे प्रमुख नाम एक आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है? जेवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी कौन? नीरज चोपड़ा। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोनू निगम को भी इस साल क्या दिया गया? पद्मश्री। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं जो जिन्हें क्या मिला है? पद्मश्री। तो 107 लोगों को पद्मश्री, 17 लोगों को पद्म भूषण और 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए है कि जो ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे हैं, उन्हें जो पद्म भूषण, कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्म भूषण, तो उसे उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस वर्ष दिए गए पद्म पुरस्कारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने अब उन्हें दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया। तो वो नाम है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सारी बातें जो आपके लिए हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? पद्म पुरस्कार 2022 से। आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड है वी अनंत नागेश्वरन। तो ये कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन को भारत का क्या बनाया गया है? भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार द्वारा देश का 18वां, कौन से नंबर का? 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, और वो किसकी जगह लेंगे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। होता कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्रीय बजट से पूर्व भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना होता है। तो भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो कौन तैयार करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया इस पद पर? तो वी अनंत नागेश्वरन को। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये फैक्ट भी दिया हुआ है कि प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो जे अंजारिया। आते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। तो हमारी अगली स्लाइड है किसके ऊपर? तो ये टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी कौन? राफेल नडाल, उनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीतने वाले
खिलाड़ी कौन है? राफेल नाडाल। और ये उनका क्या था? 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। तो 21 ग्रैंड स्लैम, टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम है कौन कौन से? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो फ्रेंच सबसे पहले तो आपका ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन के बाद है आपका क्या? विंबलडन, इसके अलावा फ्रेंच और यूएस। तो ये 4 आपके ग्रैंड स्लैम हैं। तो इन चारों को, जो कि साल में 4 बार होते हैं, इनको कुल 21 बार जीतने वाला व्यक्ति कौन है आपका? वो हैं राफेल नाडाल, स्पेन के खिलाड़ी हैं ये। और ये 21वीं बार जीतने वाले ऐसे पहले खिलाड़ी हैं। तो 21 बार ग्रैंड स्लैम जीत लिया है किसने? राफेल नाडाल ने। तो ये उपलब्धि हासिल कर ली है, ये तो विश्व रिकॉर्ड इनका। अब ये आगे इसमें और बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में उन्होंने किसको हराया? तो रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके उन्होंने 2022 का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और जानकारी उनके बारे में है। तो राफेल नाडाल के द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम कौन कौन से? तो वो यहाँ पर वर्णन है कि उन्होंने 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 13 बार फ्रेंच ओपन जीता है, 2 बार विंबलडन जीता है और 4 बार उन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। सर्वाधिक उन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन। तो ये जरूर याद रखेंगे। इसके बाद ग्रैंड स्लैम के बारे में कुछ अन्य बातें भी आपको पता होना चाहिए। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता टेनिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, जिन्हें एक ही कैलेंडर में निम्न क्रमानुसार आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले होता है क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है आपका यूएस ओपन। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम महिला जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम महिला 24 बार का खिताब जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम दर्ज है। तो अभी तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम महिला और पुरुष में अगर बात की जाए तो किसने जीता है? तो एक महिला ने जीता है। कितने जीते हैं? तो 24। और उनका नाम क्या है? मार्गरेट कोर्ट। और कहाँ से हैं वो? तो उनका देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी बातें भी आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। बढ़ते अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी भारतीय क्रिकेट टीम से है। तो भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज में आयोजित 14वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का को रिकॉर्ड 5वीं बार जीता। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो कि 2022 में आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया? वेस्टइंडीज में। उसको 5वीं बार किसने जीता? तो 5वीं बार उसको जीता है भारतीय क्रिकेट टीम ने। तो अंडर 19 का 2022 का विश्व कप जीत लिया है भारत ने 5वीं बार। कप्तान कौन थे? तो इस टीम के कप्तान थे यश धुल। और इसमें देखिए लिखा हुआ है सारी बातें कि कप्तान यश धुल के नेतृत्व वाली टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। और इस मैच में जो शानदार प्रदर्शन करने वाले, ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे कौन? राज बावा को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। जबकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस, तो क्या नाम है उनका? तो ये सारे नाम आपको याद रखना होगा। डेवाल्ड ब्रेविस को, जिनको बेबी एबी डिविलियर्स भी कहा जाता है, तो ये सब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनको क्या दिया गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है। तो ये सब बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर साथ ही कुछ पुराने फैक्ट भी दिए हैं कि भारत इससे पूर्व वर्ष 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी इस प्रतियोगिता को, यानी कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीत चुका है। और वहीं पर दूसरा एक फैक्ट दिया है, प्रथम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 1988 में यूथ वर्ल्ड कप के नाम से ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट है और ये करंट अफेयर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बढ़ते अपने अगले स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है भारतीय गोलकीपर, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर से जुड़ा हुआ, और उनका नाम क्या है? PR श्रीजेश। तो भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर है PR श्रीजेश, उनसे जुड़ी हुई अगली स्लाइड हमारी। तो देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 के विजेता घोषित किए गए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो खिलाड़ी हैं कौन? भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश। तो ये आपको जरूर इनका नाम याद रखना होगा। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। उनसे पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रामनी रामपाल को वर्ष 2019 के लिए यह सम्मान दिया जा चुका है। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसमें साथ ही में देखिए यहाँ पे लिखा है, श्रीजेश ने यह उपलब्धि स्पेन के क्लाइंबिंग खिलाड़ी एंटोनियो एल्बर्टो गिन्स लोपेज व इटालियन वुशु खिलाड़ी माइकल गियार्डोनो को ऑनलाइन वोटिंग में पछाड़ करके हासिल किया। तो ये सब आपके लिए सामान्य जानकारी है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो आपके लिए यही है कि यह पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने। बढ़ते अपने अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है राहुल बजाज से जुड़ी हुई। उद्योगपति, मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज, उनका हाल ही में निधन हुआ। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन व प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। वे गांधी जी के सहयोगी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जमनालाल बजाज के क्या थे? पुत्र थे। तो ये पौत्र थे, ये आपको ध्यान रखना, पोते थे उनके।
और जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्षेत्र में दिए गए उनके योगदानों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, तो किसकी बात चल रही है, तो राहुल बजाज की। तो राहुल बजाज जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति रहे हैं, उन्हें वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान भी दिया जा चुका है। और वो किसके पोते हैं या किसके पौत्र हैं, तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उद्योगपति जमनालाल बजाज के पौत्र या पोते हैं वो। तो ये सारी बातें भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बजाज, अब आपको ये तो पता ही है कि बजाज कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो बजाज कंपनी ने इनके ही नेतृत्व में चेतक और प्रिया स्कूटर को लॉन्च किया था, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और सामान्य जो तथ्य हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो भी आपको जरूर पढ़ के रखना चाहिए। तो इस स्लाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए दिए गए। तो सबसे पहले तो आपको इनका नाम याद रखना होगा। प्रश्न आ सकता है कि वो कौन सा प्रसिद्ध उद्योगपति है बजाज समूह का जिसका हाल ही में निधन हुआ, तो उनका नाम है राहुल बजाज। इसके बाद बढ़ अपने अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड जो है वो है किससे संबंधित, तो प्रसिद्ध हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं उनसे संबंधित। आप सभी को पता है कि भारत रत्न विजेता लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है इस वर्ष, तो इस उनके बारे में भी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में ये स्लाइड है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कितने वर्ष की उम्र में, 92 वर्ष की अवस्था में मुंबई में निधन हुआ, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, किस शहर में हुआ था, तो इंदौर में। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था और उनका मूल नाम था हेमा। तो क्योंकि उनका निधन हुआ है, भारत रत्न विजेता हैं, भारत की स्वर कोकिला मानी जाती हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए रहेगी। तो उनका जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए, उनका मूल नाम पता होना चाहिए और बहुत सारी बातें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं। तो क्या क्या है तो देख लेते हैं। उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, उनसे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। तो उन्हें भारत रत्न मिल चुका है 2001 में, पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण मिल चुका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है और इस तरह के कई अनेक पुरस्कार उनको यहाँ पर आपको सामने लिस्ट दी है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ से क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी इनका किसी न किसी प्रकार का संबंध रहा है, तो छत्तीसगढ़ में लता जी को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, यहाँ से भी उनको इससे भी जुड़ रही हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो ये है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से उन्हें क्या मिली है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि। तो उनको कई जगह से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है, तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए वो यही कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ का जो है, वहाँ से भी उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। तो ये सब आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भी कुछ अन्य उन्हें पुरस्कार मिले अलग अलग राज्यों से, वो भी यहाँ पे लिस्ट दिया है। अब आपके लिए और महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि लता जी ने छत्तीसगढ़ी फिल्म भकला, तो मूवी का नाम याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि लता जी ने कौन सी छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाना गाया, तो पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम है भकला और उसके लिए कौन सा गाना गाया है, तो उस गाने का नाम है छुट जाही अंगना दुआरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आप सबके लिए, पिक्चर का नाम जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का निधन हुआ है। तो वो खिलाड़ी हैं, ऐसे तो कई खिलाड़ियों का निधन हुआ है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा नाम है कौन, शेन वॉर्न। अपने आप में सभी महान गेंदबाज और महान स्पिनर माने जाते हैं, स्पिन बॉलर थे ये। तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी का निधन हुआ, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हुआ है। कहाँ पर निधन हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनका अपने स्वयं के देश में निधन नहीं हुआ, उनका निधन हुआ थाईलैंड में। तो ये आपके लिए जानकारी है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। हाँ, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत किस देश के खिलाफ की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडिया के खिलाफ ही की थी। और कब की थी, तो 1992 में सिडनी में। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। और 1993 में 92 में उन्होंने करियर शुरू किया और 93 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली एशेज सीरीज में एक ऐसी गेंद डाली थी जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉल ऑफ द सेंचुरी। तो ये सब भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। कितने विकेट हासिल किए, तो ये सब भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं और इसमें बहुत सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, उन सारे फैक्ट को जरूर आप याद रखें। एक महत्वपूर्ण नोट है यहाँ पर आपके सामने कि शेन वॉर्न ने एक किताब लिखी जिसका नाम है नो स्पिन। तो ये जरूर आपको याद रखें और ये क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो क्योंकि इनका निधन हुआ है इसलिए आपको ये सारी बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी किताब का नाम है क्या, नो स्पिन, और ये उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी। बढ़ते अपने अगले स्लाइड की ओर। हमारी अगली स्लाइड है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में
ये हाल की घटना है, अक्टूबर महीने की घटना है कि इन्हें क्या बनाया गया है, भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश। किसको? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इनका कार्यकाल शुरू होगा 9 नवंबर 2022 से, और कब तक रहेगा? तो 10 नवंबर 2024 तक। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट भी दिया हुआ है। वो नोट ये है कि जो ये हमारे नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। उनके पिता कौन? वाई वी चंद्रचूड़ भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता के नाम सर्वाधिक समय तक भारत का मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड है, जो कि कुल 7 वर्षों का रिकॉर्ड दिखाई देता है। तो ये पहली ऐसी पिता पुत्र की जोड़ी है भारतीय इतिहास में जो सुप्रीम कोर्ट में क्या बन रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश। तो इनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और ये भी भारत के क्या बने हैं? नए मुख्य न्यायाधीश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। बढ़ते अपने अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है रॉजर बिन्नी से जुड़ी हुई। तो ये रॉजर बिन्नी का इमेज है, ध्यान रखेंगे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। क्या महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीसीआई, उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी, तो इनका नाम जरूर याद रखें। रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई द्वारा अपना नया अध्यक्ष चुना गया। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 1983 की जो विश्व कप विजेता भारतीय टीम थी उसके भी सदस्य थे। तो जो हमने पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जीता था 1983 में, उसके सदस्य के तौर पर इन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो ये सब बातें इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर दी हुई है कि इनके जो पुत्र हैं स्टुअर्ट बिन्नी, वो भी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो पिता और पुत्र दोनों ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है आशा पारेख से संबंधित। आशा पारेख भारतीय हिंदी पिक्चरों की एक बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर अभिनेत्री रही हैं। उनसे जुड़ा हुआ स्लाइड है, और उनसे जुड़ा हुआ स्लाइड जो है उसमें यह बताया गया है कि उन्हें क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो यही देख लेते हैं हम लोग कि हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका नाम क्या है? आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए, इंपॉर्टेंट ये हो सकता है आपके लिए, दिया उनको 2022 में गया है, लेकिन किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें पुरस्कार दिया गया वर्ष 2020 के लिए। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। और कौन सा पुरस्कार? तो मैंने पहले ही बता दिया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और देखिए, उसी में अगला कुछ पॉइंट और भी है कि इस सम्मान से सम्मानित होने वाली हुए 52वीं शख्सियत, मतलब 52वें व्यक्तित्व हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, और केवल 7वीं महिला। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली वो केवल 7वीं महिला है। अब वहीं पर कुछ और फैक्ट दिया हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित। दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है उसकी स्थापना 1969 में की गई। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है आपके लिए, जानकारी के लिए। साथ ही साथ दादा साहब फाल्के ने ही पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब की गई, कब से शुरू हुआ? तो 1969 से। और साथ ही साथ दादा साहब फाल्के कौन हैं? तो ये भारत के पहले फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं, और उनके द्वारा जो बनाई गई पहली फिल्म है, जिसे भारतीय इतिहास की पहली फिल्म भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। तो ये सारी ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है नए सीडीएस नियुक्त कर दिए गए हैं, आपको पता है। तो भारत के दूसरे सीडीएस बना दिए गए हैं। पहले सीडीएस आपको पता है कि कौन थे? जनरल विपिन रावत। और दूसरे सीडीएस हैं कौन? अनिल चौहान। तो अनिल चौहान को भारत का नया सीडीएस और दूसरा सीडीएस नियुक्त कर दिया गया है। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ स्लाइड है, ये उनका इमेज है। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, क्या नाम है, क्या पद था उनका? उनका पद था लेफ्टिनेंट जनरल। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत सरकार द्वारा देश का नया सीडीएस का फुल फॉर्म भी दिया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नियुक्त किया गया। ये किसका स्थान लेंगे एक तरह से? तो ये जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद जो पद खाली हुआ तो उसके वहां पर ये बैठे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है, उनका संबंध सेना की कौन सी बटालियन से एक तरह से? तो उनका संबंध गोरखा राइफल से। तो ये भी आपको जरूर याद रखना चाहिए, और मूल रूप से ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है क्या, किसके बारे में? तो आर वेंकट रमनी। तो आर जो वेंकट रमनी हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ स्लाइड है। और ये कौन है? तो भारत सरकार के नए महान्यायवादी। तो भारत सरकार ने आर वेंकट रमनी को अपना नया महान्यायवादी नियुक्त कर दिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब वरिष्ठ वकील, क्या नाम है उनका? आर वेंकट रमनी। तो ये नाम आप जरूर याद रखें, आर वेंकट रमनी का को अपना नया महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर याद रखें। और ये किसका स्थान लेंगे? तो पूर्व महान्यायवादी के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। और कार्यकाल इनका 3 वर्ष का रहेगा।
होता कौन है महान्यायवादी, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि महान्यायवादी भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है, एवं इस पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76(1) में की गई है। और आर वेंकटरमणी इस पद पर पहुंचने वाले कौन से नंबर के व्यक्तित्व हैं, तो 14वें नंबर के व्यक्ति हैं। तो ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जरूर याद रखें आप। बढ़ते अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है, आप सभी को पता है कि भारत ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है, और जो नई राष्ट्रपति हैं उनका नाम है क्या, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ स्लाइड है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बना लिया, मतलब चुन लिया गया है। तो ये भारत की पहली आदिवासी हैं जो क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। और साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति के तौर पर महिलाओं की बात की जाए तो ये दूसरी महिला है, तो दूसरी महिला है ये राष्ट्रपति के तौर पर। और अगर बात की जाए आदिवासी के तौर पर, तो महिला और पुरुष दोनों में ही ये पहली है। तो कोई भी आदिवासी भारत के राष्ट्रपति के पद पर पहली बार पहुंचा है, और वो कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ही वो पहली आदिवासी हैं जो भारत की क्या बनी है, राष्ट्रपति। अब ये सब बातें आपको तो ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ ये किस राज्य से हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इनका संबंध मूल रूप से ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। और साथ ही साथ ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो किस जनजाति से इनका संबंध है, तो इनका संबंध संथाल जनजाति से। तो ये सब बातें आप जरूर याद रखें। और साथ ही साथ इनके बारे में कुछ और बातें भी ध्यान रखें कि इनका जो यहाँ पर ये देश के क्रम के आधार पर, तो ये आप जरूर थोड़ा याद रखें कि क्रम के आधार पर ये 16वीं है। क्रम के आधार पर कौन से नंबर पर है, ये 16वीं। और बात करें व्यक्तित्व के आधार पर, तो ये है आपकी 15वीं। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्रम के आधार पर, राष्ट्रपति बनने के क्रम के आधार पर ये 16वें नंबर पे क्रम पर हैं। और अगर बात करें कि व्यक्ति के आधार पर कौन से स्थान पर, तो ये 15वें नंबर के व्यक्तित्व हैं क्या, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। कार्यकाल इनका 2022 से 2027 तक रहेगा। और इन्होंने किसे पराजित किया, तो इन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पराजित किया। तो ये सब बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से संबंधित। आप सभी को पता ही है कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ का द्वितीय का निधन हो गया है, और उनसे जुड़ा ये प्रश्न आपको आ सकता है। तो उनका देखिए यहाँ पर नाम दिया है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, तो नाम जरूर याद रखें। क्या कौन से नंबर की एलिजाबेथ थी, तो दूसरे नंबर की थी। ये उनका इमेज है। 21 अप्रैल 1926 उनका जन्म वर्ष है, और उनका जो निधन हुआ है 8 सितंबर 2022 को। तो ये जरूर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। उनका विवाह किससे हुआ था, तो ग्रीस और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप। तो उनके पति का नाम था प्रिंस फिलिप। ये जरूर आपको याद होना चाहिए। कब हुआ उनका राज्याभिषेक, तो 2 जून 1953 में वेस्टमिंस्टर एब्बे जो कि लंदन में स्थित है, इनकी ताजपोशी करके ब्रिटेन की क्या बनाया गया था, महारानी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे लंबे समय तक शासन किया इन्होंने, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में किस ब्रिटिश महारानी का निधन हुआ, तो आपको ऑप्शन में अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो उन नामों में एक नाम रहेगा एलिजाबेथ द्वितीय। तो यही हैं वो महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इनके बाद जो नए वहाँ के राजा बनाए गए हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो इन्हीं के पुत्र प्रिंस चार्ल्स थर्ड को वहाँ का यानी कि इंग्लैंड का नया राजा चुन लिया गया है। तो ये सब बातें आप जरूर ध्यान रखें। बढ़ते अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो है वो नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की जा चुकी है, और उससे जुड़ा हुआ स्लाइड आपको यहाँ पर दिया गया है। ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से नोबेल पुरस्कार यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला देखिए दिया हुआ है भौतिकी के लिए। तो भौतिकी के लिए इस वर्ष 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन है, एलन एस्पेक्ट जो कि कहाँ से, फ्रांस से, जॉन एफ क्लॉजर जो कि यूएसए से हैं, एंटन जिंगलर जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। इसके अलावा अगर रसायन के नोबेल की पुरस्कार की बात की जाए, तो रसायन का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो भी 3 लोगों को दिया गया है। कैरोलिन आर बैटोजी को जो कि यूएसए से संबंधित है, मॉर्टन मेल्डल जो कि डेनमार्क के, और के बेरी शार्पलेस जो कि यूएसए से संबंधित। तो कोशिश करना है आपको कि इन सभी के नाम को जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में जो है ध्यान रखना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के बारे में दिया हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र किसको को मिला है वो भी देख लेते हैं। 3 नाम है, 3 लोगों को दिए गए हैं। कौन सा, तो बेन एस बर्नेक, फिलिप एच डेविग एंड डगलस डब्ल्यू डायमंड। तो इन लोगों को इस वर्ष का क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। किस चीज़ का, अर्थशास्त्र का। अब ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को कौन देता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है सेवरिस रिस्कबैंक प्राइज के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि इसको स्वीडन
के एक बैंक के द्वारा दिया जाता है। उस बैंक का नाम यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई और इस तरह का पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल, इसके पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल भी देख लिया है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में देखिए यहाँ पर दिया है चिकित्सा का नोबेल। तो चिकित्सा का नोबेल इस बार दिया गया है स्वांते पैबो को, जो कि कहाँ से हैं, तो स्वीडन से इनका संबंध। साहित्य का नोबेल दिया गया है एनी अर्नॉक्स को, जिनका संबंध कहाँ से, फ्रांस से। इसके अलावा शांति का जो नोबेल है वो भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो दिया गया है एलिस बेलालिस्की को, जो कि बेलारूस से संबंधित है। इसके अलावा एक संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल। कहाँ का संगठन है, तो ये रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये संगठन कहाँ पे काम करता है, रशिया में, जिसका नाम क्या है, मेमोरियल। इसके अलावा आपको एक यूक्रेन में काम करने वाले संगठन का भी नाम दिखाई देगा, जिससे क्या दिया गया है, वर्ष 2022 का शांति या पीस का नोबेल पुरस्कार, और उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये एक संगठन है। और यूक्रेनियन क्या है ये, तो यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जितने भी नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिए हैं इन सभी से प्रश्न आने की संभावना जरूर रहेगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको जो यहाँ पर हमने देखी हैं, जितने भी यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स पे स्लाइड्स देखी हैं, सारे ही करंट अफेयर्स 2022 से लगभग संबंधित हैं और 2022 में ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और आप जो भी एग्जाम अभी एसआई का देने जा रहे हैं उसमें इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कोशिश करिए कि आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखें और हो सकता है कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाएं। तो आज के इस स्लाइड में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले स्लाइड में, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।